हाल ही में बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राजगीर में एक बड़े ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बसपा का आयोजित किया गया। ये बड़ा कार्यक्रम था। तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। इसकी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार में जो है राजनीति जो है नई नई करवट रोज़ ले रही है और विपक्षी एकता की कवायद की जो मीटिंग थी वो पटना में हुई थी। उसके पीछे भी बसपा ने उसको लेके भी बहुत कुछ कहा है और उसको लेके भी बहुत से सवालिया निशान खड़े किए हैं। बिहार में बसपा क्या इतिहास रहा है, क्या आंकड़े अब तक के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसमें क्या कुछ हुआ। इंजीनियर रामजी गौतम के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर यहाँ मौजूद थे और जो बाकी सभी ज़िलों के विधानसभाओं के स्तर के जो नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी बसपा के यहाँ मौजूद रहे। एक तो लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पे लड़ने वाली है, ये साफ हो गया है और गठबंधन को लेकर अभी कोई तस्वीर उभर के नहीं आई है। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव में बसपा ने ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के साथ कुछ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और उसका फ़ायदा दोनों ही पार्टी को मिला और दोनों तरफ ही सीट निकली। हालांकि बसपा के जो विधायक हैं बाद में वो बसपा के साथ नहीं रहे। बड़ा कार्यक्रम इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम आमतौर पे बहुत सारे राज्यों में देखने को नहीं मिलते बसपा द्वारा। बहुत सारे राज्य जो हैं इतने बड़े ऑडिटोरियम बुक करके 3 दिनों का ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम पूरा शेड्यूल के हिसाब से नहीं करते। बड़ा प्रबंधन करना पड़ता है, लोगों को लाना ले जाने के अलावा उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है और क्योंकि बिहार जो है वहाँ पे लगातार दलित अत्याचार उत्पीड़न के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। BSP के नेता रामजी गौतम साहब इंक्लूडिंग इन मुद्दों को लगातार उठाते हैं। अगर आप रामजी गौतम साहब का ट्विटर देखेंगे तो ऐसे मुद्दों को वो लगातार उठाते हैं और इन मुद्दों पर बहुत बार कार्रवाई भी सुनिश्चित करवाई है बहुजन समाज पार्टी ने। BSP को लेकर जो बिहार की इकाई है वो लगातार सक्रिय है, इसकी बात करना ज़रूरी है क्योंकि बिहार की जो इकाई है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो विभिन्न अभी तक संगठनों का हिस्सा थे या अन्य दलों का हिस्सा थे वो भी बसपा के साथ धीरे धीरे आ रहे हैं। एक बड़ी पार्टी का विलय भी बसपा के साथ हुआ था, आपने तस्वीरें देखी होंगी और उन्होंने अपनी पार्टी ही बसपा के साथ जो है उसका विलय कर दिया। एक काबिल तारीफ बात ये भी है इस पूरे आयोजन की कि प्रिंट मीडिया का मैनेजमेंट बिल्कुल 100% अच्छा रहा, एकदम टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट रहा। बहुत अच्छी बड़ी कवरेज इसमें प्रिंट मीडिया की आई है और बाकी राज्यों को सीखना चाहिए कि कैसे बड़े कार्यक्रम करते हैं और कैसे सुनिश्चित करते हैं कि अखबारों में अभी कवरेज आए, नहीं तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 5-5 कॉलम की बड़ी विस्तृत खबरें, 2-2 3-3 फोटो और ये कोई मैं आम अखबारों की, छोटे अखबारों की बात नहीं कर रहा हूँ। दैनिक भास्कर, अमर उजाला और जनसत्ता, बड़े बड़े अखबार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे जो प्रतिष्ठित हिंदी के अखबार हैं, राष्ट्रीय अखबार हैं, उसमें कैप्शंस के साथ, सब कैप्शंस के साथ और बड़ी हेडलाइंस के साथ खबर आई है और बहुत से उसमें चीज़ें निकली हैं जैसे देश की बागडोर संभालने के लिए भाजपा का विकल्प सिर्फ बसपा, इसको लेके भी बात हुई है और संविधान के सही इस्तेमाल के लिए कुशल नेतृत्व की ज़रूरत। और अनिल कुमार जी कहते हैं कि बहन मायावती को बनाना है PM क्योंकि विपक्षी एकता की कवायद में निकल के ये आया कि BSP उसमें साथ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बात करते हैं कि अगर साथ बुलाना चाहते हैं बहन मायावती को तो उनको PM पद का दावेदार क्यों नहीं बनाए थे। अब क्योंकि राहुल गांधी को लेके जो गुजरात से फैसला आया है वो दावेदारी नहीं पेश कर सकते प्रधानमंत्री पद की, तो अब ज़्यादा विकल्प बचते नहीं हैं और मायावती को PM बनाने में बिहार की भूमिका अग्रणी होगी और साथ ही साथ विपक्षी एकता जो है उसको लेके भी सीधे सवालिया निशान खड़े करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह आई कि बहुत अच्छी कवरेज इसमें प्रिंट मीडिया की एक नहीं तीनों ही दिनों की मिली है और तस्वीर आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि इस पे बड़े टीवी चैनल जो हैं वो खबर नहीं बनाते। बड़े से मेरा मतलब है कि वो टीवी के चैनल तो बनाते ही नहीं हैं, बाकी जो बहुजन मीडिया है वो भी ऐसे मुद्दों पर व्यापक खबर नहीं बनाता, वो भी केवल पत्रकारिता को धंधे की तरह करने लग गया है और ऐसे मुद्दे जो हैं वो छूट जाते हैं। और BSP जो है बिहार के अंदर पहले क्या आंकड़े रहे थे वो आपका जानना जरूरी था कि आपकी जो समझ है वो बेहतर हो सके। बिहार में बसपा के पास अच्छा वोट का प्रतिशत रहा है। 1990 में जब पहली बार चुनाव लड़ा तो बसपा को मिले थे यहाँ पर 0.73% मत, यानी कि 0.25% के आसपास वोट मिला। 1995 में बसपा की 2 सीट जीती बसपा ने और 1.34% का वोट मिला, यानी कि बसपा का वोट यहाँ कंसोलिडेट हुआ 1.34%। उसके बाद 2000 में जब चुनाव होते हैं और
1.89% बसपा को वोट मिलता है, लेकिन बसपा 5 सीट जीतती है। तो यानी कि 12वीं विधानसभा 2000 में बसपा बिहार में 5 सीट जीतती है और 249 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी उतारे थे। फरवरी 2005 के जो चुनाव हुए उसमें 238 प्रत्याशी उतारे, 2 विधायक जिताए, लेकिन वोट का प्रतिशत बढ़ के 4.41% हो गया। तो बसपा का वोट प्रतिशत बिहार में 4.41% हो गया, जो कि एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत माना जाएगा। 2005 में अक्टूबर में जो चुनाव हुए उसके बाद आपको घटनाक्रम पूरा याद है, 4 विधायक बसपा के जीत के आए और उसके बसपा ने 4.17% का वोट लिया। तो बसपा के जो वोट का प्रतिशत नहीं बदला, लेकिन बसपा के विधायक 4 हो गए, और वो इसलिए क्योंकि बसपा ने वोट का कंसोलिडेशन किया। और उसके बाद लेकिन बसपा को 2010 और 2015 में बसपा का जो वोट का प्रतिशत है वो घटा है 3.21%, यानी कि 3.21% वोट मिला। उसके बाद सीट नहीं मिली। 2015 में 2.1% बसपा को वोट मिला, लेकिन बसपा को सीट नहीं मिली। 2020 के जो चुनाव हुए थे उसमें बसपा ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और बसपा को मिले 1.5% वोट, कुल वोटों का 1.5% वोट मिला, और बसपा को 1 सीट मिली। तो बस देखा जाए तो बसपा के लिहाज से गठबंधन करना कोई फायदे का सौदा नहीं रहा, क्योंकि बसपा को सीट 1 मिली और वोट का प्रतिशत कम सीटों पर लड़ने की वजह से घट गया। वैसे अगर केवल उन सीटों का प्रतिशत देखा जाए जहां बसपा ने चुनाव लड़ा तो बसपा को 6% मिला, 6.1%, यानी कि परसेंटेज ऑफ वोट ऑन सीट्स कंटेस्टेड, यानी कि जिन सीटों पे लड़ा, यानी कि 80 सीटों पे 6% मिला, लेकिन कुल सीटों के हिसाब से वो 1.5% रह गया। तो बसपा जो है बिहार में हमेशा वोट लेती रही है। लोकसभा में बसपा को कभी सफलता हाथ नहीं लगी है, ये भी एक नोटेबल पॉइंट है। लेकिन बसपा बिहार में इसलिए भी सक्रियता चाहती है क्योंकि बिहार का भी जो ताना बाना है सामाजिक और जो जातीय अत्याचार उत्पीड़न है वो उत्तर प्रदेश जैसा ही है, और बसपा चाहती है, क्योंकि हालांकि वहाँ दलित समाज की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो कम है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, तो बसपा वहाँ व्यापक राजनीति करना चाहती है। तो इस तरह के जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं जो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड और जिसका मीडिया मैनेजमेंट बहुत उम्दा होता है, इस तरह के आयोजन लगातार करने की ज़रूरत होती है। और ऑडिटोरियम के कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर जब प्रशिक्षण दे दिया जाए तो मीडिया में विजिबिलिटी बढ़ाने के भी बहुत से कार्यक्रम बसपा को लगातार करने चाहिए। बिहार में बसपा के प्रशिक्षण शिविर की अपडेट आपके लिए, क्या कुछ सोचते हैं इस आयोजन पे? क्या बाकी राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए? कौन से राज्य हैं बसपा के जो अच्छा कर रहे हैं, जो वाकई में राजनीति को राजनीति की तरह कर रहे हैं, और कौन से ऐसे राज्य हैं जो फिसड्डी हैं, जो वाकई में काम नहीं कर रहे? कमेंट करके मुझे बताइए बसपा के सर्वश्रेष्ठ राज्य सक्रियता के लिहाज से, और कौन से राज्य जो हैं सबसे नीचे के स्थान पर हैं, सबसे फिसड्डी हैं अपनी राजनीति और सक्रियता के हिसाब से, मुझे बताइए कमेंट करके। और इस तरह के आयोजन जो हैं क्या बसपा को और राज्यों में भी करने चाहिए? आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। लोकसभा के चुनाव जो हैं उसको लेकर लगातार उठापटक रहती है, लेकिन जो बीजेपी है वो नए गठबंधन के साथी तलाश रही है। अकाली दल को लेके भी इस तरह का एक चर्चा निकली थी, पर उस पर विराम लग गया है। और क्या कुछ हो रहा है देश की बहुजन राजनीति में लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए DNN हिंदी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।